लेकिन धीमा हो सकता था, और 1 इंच छोटा हथियार तेज और ज्यादा खतरनाक भी हो सकता था। वर्गो ने अचानक अपने हथियार की लंबाई छोटी कर दी, जिसका मतलब है कि वह ईशान से पहले आगे बढ़ सकता है। इस समय वह हरी बांस की छड़ी जो इयान की छाती की ओर फिर से बढ़ गई थी, न केवल वह बुशोशोकु से काली हो गई थी, बल्कि वह तेजी से घूम भी रही थी। राक्षस बांस बंदूक। यह चाल वर्गों की आक्रमण पद्धति थी जिसमें 6 पावर्स, रोकुशिकी के शिगन फिंगर पिस्टल और उसके अपने हथियार हरे बांस का संयोजन था। इयान की तलवार उस पर वार करने के लिए आधी तैयार थी, लेकिन वर्गों का वार उस पर पहले ही लग चुका था। बांस की छड़ी के किनारे से आती हुई एक शक्तिशाली ताकत ने इयान की छाती पर जोरदार प्रहार किया। उफ! ईशान मुंह में खून थूकने से खुद को रोक नहीं पाया। वेर्गो ने उसे दसियों मीटर दूर फेंका, पीछे वाली बिल्डिंग की दीवार से टकराया और फिर दीवार में एक बड़ा सा छेद कर दिया। कुचला हुआ मलबा नीचे गिरा और इयान के लेटे हुए शरीर पर फैल गया। धूल के बीच ईशान खांसने लगा। खैर, लाठी से वार करने और तलवारबाजी में बहुत फर्क था। ईशान तैयार नहीं था और अपना बचाव नहीं कर सका। उसने बस वर्गों का पूरा वार झेल लिया। उस पल वह जमीन पर पड़ा था और उसकी छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा था, मानो किसी ने उसकी छाती में छेद कर दिया हो। वह इतना घायल था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। रेले की सांस लेने की विधि का इस्तेमाल करके जोर से सांस लेने के बाद ईशान को आखिरकार थोड़ा आराम महसूस हुआ। वह उठा और दीवार के छेद से बाहर कूद गया। फिर उसने नीचे देखा तो पाया कि जहां उसे वेर्गो ने मारा था, वहां उसके कपड़े फटे हुए थे। उसकी कमीज के बीच से एक बड़ा सा घेरा फटा हुआ था। उस जगह पर एक काला घाव था। उसकी हड्डियां तो नहीं टूटीं, लेकिन उस प्रहार की ताकत उसके मांस में घुस गई और इयान के फेफड़ों को नुकसान पहुंचा। ईशान बहुत परेशान था। ये वाइस एडमिरल वाकई बहुत ताकतवर थे। मोमोंगा और डॉबरमैन के साथ अपनी पिछली लड़ाई में ईशान को रैंक्याकू टेम्पेस्ट किक से बहुत चोटें आई थीं। अब उसका प्रतिद्वंदी वेर्गो भी बुरी तरह घायल हो गया है। वैसे भी इन वाइस एडमिरल्स को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जब ईशान अपनी चोट की जांच कर रहा था, तब वेर्गो पहले ही दोनों हाथों में बांस की छड़ी पकड़े हुए दौड़ा और ऊपर से इयान के सिर पर वार किया। ईशान ने जल्दी से चकमा दिया। वर्गो की बांस की छड़ी सीधे जमीन पर पटक दी गई और उसके प्रहार की भारी ताकत ने सीमेंट की जमीन पर एक बड़ी दरार बना दी। यामातो के ब्लेड की रोशनी चमकी और ईशान ने वेर्गो पर बगल से वार किया। लेकिन वेर्गो ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी कलाई से इयान के वार को रोक लिया, जिससे एक खनकती हुई आवाज आई। उसका कोट उस जगह से कट गया था, लेकिन इयान के ब्लेड से उसे कोई चोट नहीं लगी। वर्गो के फटे कोट के नीचे उसकी कलाई की काली त्वचा दिखाई दे रही थी। यह वर्गोस हकी था, बुसोशोकु का कठोरता। यमतो के ब्लेड की तीक्ष्णता के कारण ईशान वर्गोस की कलाई को काट नहीं पाया, भले ही उसने अपनी तलवार बुसोशोकु हकी से लपेटी हो। ईशान को यकीन नहीं हुआ। उसने फिर हाथ उठाया और वर्गोस की पसलियों पर सीधा वार किया। आमतौर पर यह इंसानी शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। हालांकि वेरगोस ने बांस की छड़ी पकड़े हुए बाएं हाथ से ईशान को कोड़े मारे। वेर्गो को बाएं हाथ से हमला करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ईशान दोनों हाथों से तलवार घुमा रहा था। वह बस तेजी से ब्लेड की दिशा बदल सकता था, वेर्गो के हमले को रोक सकता था और फिर मौके का फायदा उठाकर कुछ कदम दूर कूद सकता था। इसके बाद वेर्गो सीधा हुआ, अपने दाहिने हाथ पर अपने कपड़े के फटे हुए हिस्से को देखा और एक झटके से उसने अपने कोट के बाकी हिस्से को फाड़ दिया, जिससे उसका मांसल शरीर दिखाई देने लगा।
उसका ऊपरी शरीर हकी से पूरी तरह सख्त हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर एक काले प्रभामंडल से ढका हुआ था, जो बेहद भयावह था। अचानक पैरों के नीचे लगी एक लात से वर्गो के शक्तिशाली विस्फोटक बल से जमीन फट गई। इस प्रहार से वर्गो तुरंत ईशान के पास आ गया और बांस की छड़ी उसकी ओर टूट पड़ी। ईशान ने रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वेरगो बीच में ही रुक गया, अपना दाहिना हाथ छोड़ दिया और इयान के पेट पर वार किया। इयान का पेट उसके मुक्के से ऐंठ गया और वह लगभग उबकाई लेने लगा, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और दृढ़ खड़ा रहा, डेविल्स ब्लेड यामाटो को लहराया और वेरगो के पेट पर वार किया। हालांकि उसने जो ध्वनि सुनी वह एक प्रकार का शोर था जो केवल तब होता है जब दो धातुएं एक दूसरे के खिलाफ रगड़ती हैं। क्लैंग, लौ, शरीर, टेक्काई। यह शब्द एक पल के लिए इयान के दिमाग में कौंध गया। भाड़ में जाओ, बुसोशोकु काका और टेक्काई। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उसे चोट क्यों नहीं पहुंचा सकता। क्या यही एक कुलीन वाइस एडमिरल की ताकत है? कृपया पैट्रियन पर मेरा समर्थन करने पर विचार करें। अगला अध्याय 2-in-1 है और इसका अनुवाद करने में मुझे बहुत समय और प्रयास लगा। धन्यवाद। हमारे डिस्कॉर्ड में शामिल हो। इनवाइट J3ENVRV। इयान का वार बेअसर रहा, लेकिन वेरगो ने इस स्थिति का फायदा उठाकर पलटवार किया। इस समय उसके और ईशान के बीच की दूरी काफी कम थी। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, इयान का सिर पकड़ा, उसे और पास खींचा, फिर अपना बायां घुटना तेजी से उठाया और सीधे इयान के पेट पर वार किया। यद्यपि जब वेरगो ने इस प्रहार का प्रतिरोध करने के लिए अपना घुटना उठाया तो ईशान ने पहले ही बुशोशोकु हाकी से अपना पेट ढक लिया था, फिर भी वह जबरदस्त बल से उड़ गया। यह तो बेकार था। वेरगो ने ईशान को उठने के लिए संघर्ष करते देखा और कहा, हालांकि तुम बुशोशोकु हकी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा स्तर मेरे से बहुत कम है। यह सच है। वेरगो कम से कम 30 के दशक के अंत में था। ऐसा लगता है कि उसके पास केवल एक ही प्रकार की हाकी है, बुशोशोकु हाकी। हालांकि यह नीरस लगती है, लेकिन यह उसे इस प्रकार की साधना पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करती है। बुशोशोकु स्तर के संदर्भ में पूरे विभाग में उसका हाकी काफी शक्तिशाली था। ईशान, जिसने कुछ समय पहले ही अपनी हाकी जागृत की थी, ऐसे प्रतिद्वंद्वी के प्रहार का विरोध नहीं कर पाएगा। हालांकि उसकी बात सुनकर ईशान मुस्कुराया और बोला, सच में? ईशान ने अपने दाहिने हाथ में डेविल्स ब्लेड यामातो पकड़ा और बाएं हाथ को जोर से जमीन की ओर हिलाया। तभी बैंगनी लपटों का एक नुकीला गोला जमीन पर गिरा और बहुत तेज गति से वेरगो की ओर लुढ़का। 108 सिकी यामी बरई, डार्क थ्रस्ट। आग की लपटों को देखकर वेरगो चौंक गया और तुरंत उछल पड़ा तथा आगे की ओर उछलकर ईशान की ओर कूद गया। हालांकि इस समय ईशान भी हिल रहा था, अपने पैरों के नीचे बल लगा रहा था, हिंसक रूप से झपट्टा मार रहा था। विरगोस फ्रंट फ्लिप का मूल उद्देश्य ईशान पर आक्रमण करने का अवसर प्राप्त करना था, लेकिन इयान के आगे बढ़ने के कारण वह विरगोस के नीचे आ गया, जबकि वह अभी भी हवा में था। अपने दाहिने हाथ में शैतान का ब्लेड यामाटो इयान के सिर के ऊपर से घुमाकर एक चाप बनाया और वर्गो के शरीर को पार कर गया। जब वेरगो नीचे उतरा तो ईशान भी नीचे गिर गया और दोनों एक दूसरे से पीठ सटाकर खड़े हो गए। हवा में खून की गंध आ रही थी। वेरगो ने नीचे देखा तो उसकी कमर में एक जख्म था। जख्म लंबा जरूर था पर गहरा नहीं था। हल्की चोट थी पर खून बहना बंद नहीं हो रहा था। मैं वास्तव में घायल हूं। वेरगो ने पलटकर आश्चर्य से ईशान की ओर देखा तो पाया कि उसके ब्लेड के चारों ओर एक लौ जल रही थी। लौ फड़फड़ा नहीं रही थी, बल्कि ठोस लग रही थी,
जो ब्लेड के बाहरी हिस्से पर एक नुकीली नोक बना रही थी। ईशान को पहले वेर्गो के शरीर की सुरक्षा को भेदने में दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि उसने टेकाई के साथ साथ अपनी हकी का भी इस्तेमाल किया था। हालांकि डार्क थ्रस्ट शुरू करने के बाद वेर्गो को कूदने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसलिए वह टेकाई लौ शरीर को बनाए नहीं रख सका। खैर, अब ईशान को मरीन की 6 शक्तियों के बारे में भी सब कुछ पता चल गया है। उसे कई मरीन अधिकारी मिले हैं जो इन कौशलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक उसने कड़ी खोजबीन के बाद उनकी कमजोरियों का पता लगा लिया है। टेक्काई उपयोगकर्ता की मांसपेशियों को स्टील के स्तर तक कठोर बना देता है ताकि किसी भी हमले से होने वाले नुकसान को बेअसर किया जा सके। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में इसे केवल तभी सक्रिय किया जा सकता है जब उपयोगकर्ता जमीन पर खड़ा हो। हालांकि जब विर्गो ऊपर कूद गया तो टेक्काई को और नहीं रखा जा सका। और न केवल ईशान ने डार्क थ्रस्ट के साथ अपने लौ शरीर को तोड़ दिया, बल्कि उसने अधिक मजबूत काटने की क्षमता हासिल करने के लिए अंधेरे की लौ की तलवार का भी इस्तेमाल किया। इसलिए इस प्रहार ने वेर्गो को घायल कर दिया। हालांकि विर्गो के अद्भुत बचाव के लिए यही एकमात्र उपाय था। तलवार की धार भड़कती लपटों के साथ और भी प्रभावी हो गई, लेकिन इससे उसे हल्की चोट ही लगी जो बिल्कुल भी घातक नहीं थी। एक शैतान फल उपयोगकर्ता। वेर्गो थोड़ा हैरान था। यान की तलवार को घूर रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या सोचे। हालांकि इस समय ईशान ने अचानक अपने ब्लेड पर लगी लौ को हटा दिया और अपनी तलवार यमातो को म्यान में डाल दिया। क्या तुम आत्मसमर्पण करने की योजना बना रहे हो? वर्गो ने हैरानी से पूछा। ईशान ने हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझो। मैं तुमसे लड़ते हुए बस अपनी ताकत बचाना चाहता था, इसलिए मैंने सिर्फ तलवारबाजी का इस्तेमाल करने का इरादा किया था। लेकिन लगता है मेरी मौजूदा तलवारबाजी तुम्हें खतरा नहीं बन पा रही है, इसलिए मैंने अपना इरादा बदल दिया। तो अब तुम अपनी फल क्षमताओं से लड़ने जा रहे हो? वेर्गो ने अपने हाथ में बांस की छड़ी पकड़ी और ईशान का सामना किया। अब संभल जाओ। अगर गलती से मैं तुम्हें मार दूं तो पहले ही माफ कर देना। कहते हुए ईशान ने दूसरे हाथ से अपने दाहिने हाथ पर बंधी जादुई पट्टी खोल दी। जैसे ही जादुई पट्टी खोली गई, यान के हाथ से आश्चर्यजनक गर्मी निकलने लगी और पट्टी पर लगी घंटी ने मधुर ध्वनि उत्पन्न की। लेकिन धीरे धीरे यान की बाह पर क्रूर काला ड्रैगन प्रकट हुआ। जब सील खुली तो इसका मतलब था कि ही के कार्ड का अनन्य खजाना खाली हो गया है। यान के दाहिने हाथ पर धधकता हुआ काला ड्रैगन उभरने लगा और तेज गर्मी की लहरें उठीं, जिससे यान के लंबे बाल हवा में लहराने लगे जैसे कोई सुपर सयान हो XD। हालांकि वह दूर था, फिर भी वेर्गो को इस आग की तपती गर्मी का एहसास हुआ। उसे कुछ याद आया और वह आश्चर्य से चिल्लाया, काली लपटें, तुम ही हो जो मारिजोआ में आग लगा रहे हो। ईशान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अचानक अपना दाहिना हाथ आसमान में ऊपर उठा लिया। ब्लैक ड्रैगन तुरंत उसके हाथ से उड़ गया और पूरे G5 बेस पर दहाड़ने लगा। बेस के मुख्य द्वार पर राघव चौहान पहले ही मरीन सैनिकों से निपट चुका था। उसके आसपास 100 मीटर के दायरे में बड़ी संख्या में सैनिक कराहते हुए अस्तव्यस्त पड़े थे। वह एक चट्टान पर बैठा था, अपनी तलवार पकड़े हुए, लेकिन जैसे ही ब्लैक ड्रैगन लहर जारी हुई और आधार पर एक ड्रैगन दिखाई दिया, राघव चौहान ने आश्चर्य में अपना सिर उठाया। कितनी विशाल ऊर्जा! यह क्या है? राघव चौहान अपनी आंखों से देख नहीं सकता था, लेकिन उसके पास एक बहुत शक्तिशाली केनबुनशोकु हकी है, इसलिए वह काले ड्रैगन तरंग को आसानी से पहचान सकता था, जो कि एक शुद्ध ऊर्जा वाला प्राणी था। उसकी समझ में यह बस एक विशाल ऊर्जा थी और इसकी कोई विशिष्ट रूपरेखा नहीं थी।
क्या छोटा भाई ईशान मुसीबत में है? राघव चौहान चौंक गया, जल्दी से उठा और उसकी तरफ दौड़ा। काला अजगर आकाश की ओर उड़ता रहा। थोड़ी देर बाद वह अचानक पलटा और नीचे की ओर दौड़ा। वेरगो ने शुरू से ही काले ड्रैगन की लहर को उभरते देखा था, इसलिए जब उसने ड्रैगन को बहुत तेज गति से नीचे गोता लगाते देखा तो उसे लगा कि यह इयान का हमला है। इसलिए वह तेजी से चमका और सोरू का इस्तेमाल करते हुए अपनी जगह से गायब हो गया। हालांकि उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि काला अजगर उसके लिए नहीं बल्कि ईशान के लिए आया था। काला अजगर नीचे गिरा, अपना विशाल मुंह खोला और इयान के पूरे शरीर को निगल लिया। ओह हाँ, वह क्या कर रहा है? वेरगो दूर छिप गया और जब उसने यह दृश्य देखा तो हैरान हुए बिना नहीं रह सका। यह कैसे संभव हो सकता है कि इस अजगर ने, जिसका तापमान इतना अधिक था, अपने स्वामी को निगल लिया हो? जब वह पूरी तरह से हैरान था, तभी काला अजगर अचानक गायब हो गया, मानो वह वहीं वापस जा रहा हो जहां से आया था। इयान का शरीर मानो उसने उसे अपने में समाहित कर लिया हो, पूरी तरह निगल लिया। हाँ, बिल्कुल सही, ईशान ने यह काली ड्रैगन लहर छोड़ी थी, वेरगो पर हमला करने के लिए नहीं। वह उस समय उससे थोड़ी दूर था। और जब वह अद्भुत काली ड्रैगन लहर प्रकट हुई तो बढ़ती गर्मी ने वेरगो की सतर्कता को जगा दिया था। ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस चाल से उस पर हमला कर पाएगा या नहीं, या फिर यह भी आओकिजी के मामले जैसा ही होगा, जहां सोरू का इस्तेमाल करके ड्रैगन लहर को चकमा दिया गया था और वह आंशिक रूप से व्यर्थ हो गई थी। यह बेहद निराशाजनक होगा। तो ईशान ने अपनी नेन बढ़ाने के लिए इस काले ड्रैगन लहर को निगल लिया। यह पहली बार था जब उसने इस अवशोषण प्रभाव को आजमाया था। पिछले 2 दिनों में फुजितोरा के गुरुत्वाकर्षण के दबाव में वह शारीरिक कौशल के उन्नत स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंच गया था। उसे लगा कि इस स्तर तक पहुंचने के बाद उसकी शारीरिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है, इसलिए उसने इस तरकीब का इस्तेमाल करने का साहस किया। हालांकि उसने अभी भी नेन की इतनी बढ़ती हुई मात्रा के बोझ को कम करके आंका था। अवशोषण पूरा होने के बाद ईशान को लगा कि तेज सिरदर्द होने वाला है। ब्लैक ड्रैगन वेव को निगलने से उसकी शक्ति में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है और नेन की अपनी मूल राशि के साथ ईशान के पास अब 6000 से अधिक नेन अंक हैं। वास्तव में यदि उसे यह चिंता न होती कि उसका शरीर और अधिक सहन नहीं कर सकता, तो वह ईविल आई एक्सपर्ट कौशल को खोल लेता और अपने नेन को बढ़ाता रहता। हालांकि यह हीस कार्ड का अंतिम था, इसलिए वह इसका उपयोग करते समय लापरवाह नहीं होगा। इसके अलावा इस समय ईशान ने महसूस किया कि बढ़ती मानसिक शक्ति ने उसके पूरे शरीर को ऊर्जा से भर दिया है, इसलिए उसने अपने सिरदर्द को रोकने के लिए खुद को मजबूर किया और फिर वह बस नेन की इस अत्यधिक मात्रा को बाहर निकालना चाहता था। अपने हाथों को नीचे की ओर हिलाते हुए और अपनी हथेलियां खोलते हुए इयान के हाथों से कई चमकदार बिजलियां निकलने लगीं, जो जमीन पर गिरीं और गुनगुनाहट की आवाज पैदा हुई। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। वर्गो की डरी हुई आंखों में 100 मीटर के दायरे में अनगिनत काले रेत के कण जमीन से फूटने लगे, जिनमें इयान का शरीर केंद्र में था। ये काले कण हवा में तैर रहे थे, इयान के शरीर के चारों ओर तेजी से घूम रहे थे, मानो कोई शक्तिशाली रेत का तूफान हो, और वे धीरे धीरे तूफान के दायरे का विस्तार कर रहे थे। जब वेरगो को होश आया तो लोहे का रेतीला तूफान उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था और दोनों उसके अंदर थे। राघव चौहान दौड़कर वहां पहुंचा तो उसने दूर से ही यह नजारा देखा। मैं भाग नहीं सकता। वर्गो को आखिरकार इयान के इरादे समझ आ गए। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। ईशान ने अपने हाथ खोले और लोहे की रेत के तूफान अवरोध से
उसने लोहे के रेत के कुछ बड़े कणों को खींच लिया और उन्हें अपने हाथों पर इकट्ठा कर लिया। लोहे की रेत जो उसके हाथों पर केंद्रित थी ने इयान के नियंत्रण में भेड़िए के पंजों जैसे दस्ताने की एक जोड़ी का निर्माण किया। बस बस बस। इयान के हाथों से एक धीमी और गहरी आवाज आ रही थी। वेर्गो ने देखा कि इयान के हाथों के लोहे के पंजे काफी तेज आवृत्ति से कंपन करने लगे थे। वर्गो की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। उसे नहीं पता था कि ईशान ने क्या क्या तरकीबें निकाली हैं, लेकिन उसे लग रहा था कि वे बहुत खतरनाक हैं। लगता है ये काफी नहीं है। ईशान ने उच्च आवृत्ति कंपन को देखा और मन ही मन कहा। अगले ही पल ईशान ने हाथ हिलाए और उसके लोहे के रेतीले पंजों पर ज्वाला भड़क उठी। आग के पंजे। ईशान अब संतुष्ट था। चूंकि उसने ब्लैक ड्रैगन वेव को अवशोषित कर लिया था, इसलिए उसके पास बर्बाद करने के लिए पर्याप्त नेन था। स्वाभाविक रूप से ईशान अपनी अनूठी अल्टीमेट स्किल का इस्तेमाल करना चाहता था। अब उसके पास 3 कार्ड थे कि उड़ती हुई परछाई, ईशान यागामी, अंत की ज्वाला और मिसाका मनकाटो, रेलगन। ईशान यह देखना चाहता था कि क्या वह इन तीनों कार्डों की क्षमताओं को मिला सकता है। गेप्पो मूनवॉक। वेर्गो लोहे के रेतीले तूफान से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि तूफान की गति इतनी तेज होगी कि वह सतह तक पहुंचते पहुंचते वापस उछल जाएगा। इसलिए उसने ऊपर देखा और सोचा कि ऊंची उड़ान भरकर ऊपर से भाग जाए। लेकिन समस्या यह थी कि ईशान उसे इतनी आसानी से कैसे भगा सकता था। उसके नियंत्रण में लोहे के रेतीले तूफान के ऊपर से अनगिनत लाभ तुरंत बड़ी संख्या में तीखे ब्लेडों में बदल गए, जिन्होंने वेर्गो को हवा में ही जकड़ लिया। वर्गो ने अपने मूनवॉक की दिशा बदलकर इन तेज ब्लेडों से बचने की कोशिश की, लेकिन ब्लेड बहुत ज्यादा थे और जल्द ही वह उनकी चपेट में आ गया। हालांकि ये ब्लेड वेर्गो की मजबूत हकी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन इसने उसे नीचे गिरने पर मजबूर कर दिया। इस पल में ईशान ने अपने दोनों हाथ पटके और बीच में एक तेज रोशनी चमक उठी। उस पल ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। एक क्षण में इयान का शरीर उस स्थान पर पहुंच गया जहां वर्गो गिर रहा था और पीछे 2 प्रकाश किरणें छोड़ गया। निषिद्ध 1211 शिकी या ओटों। ईशान ने पहले अपनी तलवार चलाने और कोई बड़ा कदम उठाने के बारे में सोचा, लेकिन उसे लगा कि यह न तो संभव है और न ही व्यावहारिक। इसलिए उसने अपना इरादा बदल दिया। उसके हाथ राक्षस ईशान जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वह लोहे की रेत को नियंत्रित कर सकता था और विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का उपयोग करके अधिक शक्तिशाली पंजे बना सकता था। साथ ही वर्गो के शक्तिशाली बुशोशोकु हकी को भेदने के लिए ईशान ने अपने पंजों पर नश्वर ज्वाला की दोहरी मुट्ठी का भी इस्तेमाल किया। जब वेर्गो गिरा तो ईशान ने उसे पहले ही पकड़ लिया था और उसके पंजे वाले हाथ अचानक बेतहाशा लहराने लगे और वेर्गो के शरीर पर अपने पंजे जोर जोर से मारने लगे। रो, चिल्लाओ, फिर मरो। जब वेर्गो को ईशान ने पकड़ लिया तो वह छूटना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह कुछ नहीं कर सकता। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पंगु बना दिया था, जिससे वह कोई भी प्रतिक्रिया देने में पूरी तरह असमर्थ हो गया था। वह बस अपनी बुशोशोकु रक्षा को बनाए रखने की कोशिश कर सकता था। हालांकि जब इयान के पंजों ने पहली बार उस पर वार किया तो उसे एहसास हुआ कि उसका बुशोशोकु हकी इयान के हाथों के तीखे पंजों से बचाव नहीं कर सकता। उसे तीव्र पीड़ा का एहसास हुआ, साथ ही चारों ओर खून की लहरें फैल गईं। स्लैश 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 स्लैश। हवा में लगातार खरोंचने की आवाजें गूंज रही थीं, साथ ही वर्गोस की मांसपेशियों के फटने की आवाज भी। इयान के पंजे इतने तेज थे कि लोग उसकी हरकतें साफ नहीं देख पा रहे थे। कुछ ही सेकंड में
ईशान ने वर्गोस के शरीर पर अनगिनत निशान छोड़ दिए। लौह रेत के तूफान की उपस्थिति में राघव चौहान ने अपने केनबुनशोकु हाकी अवलोकन हाकी के माध्यम से स्थिति को समझा, और यहाँ तक कि वह भी ईशान द्वारा इस कदम से जुड़े पागलपन से थोड़ा डर गया। अंत में ईशान ने वेरगो को दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसे ऊपर उठाया और उसके सिर पर जोर से मुक्का मारा। https://youtube B2BNH मन्नबी। यह इओरी के अंतिम चरण का अंतिम चरण था। जब इओरी का सिर वर्गोस से टकराया तो उसके शरीर में एक भयंकर बैंगनी ज्वाला फूट पड़ी। वर्गो ने खूब खून थूका। इस बार वो बुरी तरह घायल हो गया था। जब ईशान ने उसे छोड़ा तो उसका शरीर पीछे की ओर उड़ने से खुद को नहीं रोक पाया। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में नहाया हुआ था, लेकिन जब वह हवा में तैर रहा था तो उसने यह नहीं देखा कि ईशान क्या कर रहा था। यान के हाथों पर लोहे की रेत के पंजे फिर से नीचे गिर गए। बड़ी संख्या में लोहे की रेत के लाभ एकत्र हुए, एक अंडे के आकार के साथ एक प्रक्षेप्य का निर्माण किया और फिर उसे अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से दबाया। यान के दाहिने हाथ से एक अधिक तीव्र बिजली फूटी और अंडे के आकार का प्रक्षेप्य तुरंत बाहर निकल गया। बूम! एक बहरा कर देने वाली धमाके की आवाज आई और G5 शाखा बेस, जहां ईशान स्थित था, के आसपास की सभी इमारतों की खिड़कियां अचानक फट गईं। यहां तक कि राघव चौहान भी अपने कान ढकने से खुद को नहीं रोक सके। इस बार ध्वनि बूम की घटना पिछले सभी की तुलना में अभूतपूर्व रूप से मजबूत थी। ईशान ने अपने पास मौजूद सभी नेन का उपयोग किया और वेरगो पर एक सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप दागी, जो हवा में मंडरा रहा था। दरअसल यह एक साथ सक्रिय हुई क्षमताओं की एक श्रृंखला थी। मूल रूप से योरिस अल्टीमेट के अंत में वह आमतौर पर अपने प्रतिद्वंद्वी पर हवा में ही बेतहाशा वार करता था, लेकिन इस बार ईशान ने इसे बदल दिया और उसने बस उसकी जगह एक सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप लगा दी। अब उसने प्राप्त की गई नेन की पूरी राशि का उपयोग कर लिया है और अपनी इच्छा को संतुष्ट कर लिया है। यह सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप बेहद शक्तिशाली थी। एक पल में वेरगो के आधे शरीर को उड़ा देने के बाद यह प्रकाश की एक मोटी धारा में बदल गई, जो उसे भेदती हुई आगे बढ़ती रही। इसके रास्ते में बेस पर स्थित कुछ इमारतें ध्वस्त हो गईं और चारों दिशाओं में बिखर गईं। इस सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप ने अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ दिया, यहाँ तक कि लोहे के रेतीले तूफान की बाधा को भी भेद दिया, जिससे उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया। ईशान जिस दिशा में मुंह करके खड़ा था, समुद्र की दिशा बिल्कुल वही थी। फुजितोरा की नजर में ईशान द्वारा छोड़ा गया यह प्रक्षेप्य समुद्र में 1000 मीटर का निशान पार कर गया है। समुद्र में उठती विशाल लहरों को भांपकर राघव चौहान भी ईशान को राक्षस कहने से खुद को नहीं रोक पाए। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो कृपया मेरे पैट्रियन पेज पर मेरा समर्थन करने पर विचार करें। जैसे ही सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप का प्रकाश आकाश में फैल गया, अनियंत्रित लोहे का रेतीला तूफान घूमना बंद हो गया। अनगिनत काले लोहे की रेत बारिश की बूंदों की तरह आसमान से गिर रही थी, जिसके बीच में बड़ी मात्रा में टूटे हुए कांच मिले हुए थे, जो जमीन पर टकरा रहे थे, जिससे बहुत गंदी आवाजें आ रही थीं। ईशान लोहे की रेत की बारिश में संतुष्ट भाव से खड़ा था। अपनी पिछली लड़ाइयों में उसे हमेशा लगता था कि उसका नेन मान उसकी इच्छा पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि काले ड्रैगन तरंग की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वह अंततः पूरी तरह से निश्चिंत होकर आगे बढ़ने में सक्षम हो गया। नेन का मजबूत आउटपुट स्वाभाविक रूप से चालों की शक्ति में सुधार और वृद्धि लाएगा। ईशान को यह बात बहुत पहले से पता थी, लेकिन उसे इसका एहसास अब हुआ है। अभी-अभी एक सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप ने अपने रास्ते में आने वाली सभी इमारतों को भेद दिया है।
सामने के दृश्य को देखते हुए इस सीधी रेखा में दर्जनों इमारतों के बीच एक विशाल गोलाकार खाई दिखाई दी। इन बिल्कुल सीधी रेखाओं वाली दरारों से वह दूर तक फैला समुद्र देख सकता था। यह तो इयान के बचे हुए नेन लगभग 3000 पॉइंट का नतीजा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि जब उसका नेन 10,000 या 20,000 पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो वह सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप से किसी द्वीप को सीधे तबाह कर पाएगा या नहीं। ईशान ने सिर नीचे किया और जमीन पर पड़े वर्गों को देखा। उसका आधा शरीर इस सुपर रेलगन से उड़ गया था। कंधे से कमर तक उसके शरीर में एक बड़ा सा छेद हो गया था, मानो किसी जानवर ने उसे कुतर दिया हो। उसके घाव से खून नहीं बह रहा था, क्योंकि जिस समय सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप ने उस पर हमला किया था उसके उच्च तापमान ने उसके घाव को पहले ही सील कर दिया था। इस तरह वह खून बहने से नहीं मरेगा। है वेर्गो काली लोहे की रेत की बारिश में इतनी जोर से चीख रहा था कि मानो अभी उसकी मौत नहीं हुई थी। हालांकि उसकी हड्डियां और अंदरूनी अंग नष्ट हो चुके थे और वह मरने ही वाला था। यह बस उसका आखिरी संघर्ष था। उसके ऊपरी शरीर के बाकी हिस्सों में अनगिनत खरोंचें थीं, मानो उस पर किसी जानवर ने हमला किया हो। वह बहुत भयानक लग रहा था। क्या उसने कुछ ही सेकंड में एक मरीन वाइस एडमिरल को मार डाला? ईशान अविश्वास से अपने हाथों की ओर देखने लगा। इस दौरान उसने आओकिजी से युद्ध किया और मोमोनगा और डोबरमन के साथ भी युद्ध किया। आओकिजी से निपटने के दौरान उसने उसे चोट पहुंचाने के लिए अपने गुण और ही के परम पर भरोसा किया, और मोमोनगा और डोबरमन का सामना करते समय वह उनमें से केवल एक को ही हरा पाया। उसने इस अचानक विस्फोट के बाद वेर्गो को इतनी आसानी से मारने की उम्मीद नहीं की थी। छोटे मोटे अनुमानों के साथ ईशान ने यह समझ लिया कि जब तक वह लगभग 7,000 से 10,000 नेम पॉइंट का उपयोग कर सकता है, तब तक उसकी चाल की शक्ति अधिकांश वाइस एडमिरल को कुचलने में सक्षम होगी। बेशक यह केवल विशिष्ट वाइस एडमिरल्स के लिए था और निश्चित रूप से गोपाल को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ईशान अभी यह सोच ही रहा था कि राघव चौहान उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, भाई ईशान कैसा है? ईशान ने कहा, वह अभी मरा नहीं है, लेकिन वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। राघव चौहान ने हल्की सी आह भरी। ईशान ने अभी अभी जो युद्ध शक्ति दिखाई है उसे देखते हुए उसका प्रतिद्वंदी शायद इस G5 शाखा का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। राघव चौहान को उसका नाम तो नहीं पता था, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो चिल्ला रहा है वह G5 शाखा का बेस कमांडर ही होगा। राघव चौहान ने फ्रंट गेट पर इतने सारे सैनिकों को घायल कर दिया था और वह उनके कमांडर को आकर्षित नहीं कर पाया, बल्कि उसे ईशान मिल गया। फुजितोरा के हाथों में अगर राघव चौहान दयालु होता तो वर्गो शायद बच जाता, लेकिन जब उसे ईशान मिला तो यही उसकी आखिरी गलती थी। ऐसे नतीजे पर राघव चौहान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। शायद यही ईश्वर की मर्जी है। क्या तुम्हें वह जगह मिल गई है जहां वे अपने कैदियों को रखते हैं? राघव चौहान ने ईशान से पूछा। उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ईशान ने सिर हिलाकर कहा, राजा के सभी साथी मर चुके हैं। सच में? राघव चौहान बहुत निराश हुआ और बोला, तो फिर चलो। ईशान ने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा और वर्गों को राघव चौहान के साथ छोड़कर चलने लगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोके या उनके रास्ते में खड़ा हो। G5 शाखा के मरीन सैनिकों को अकेले राघव चौहान ने ही ढेर कर दिया। हालांकि वे मरे नहीं थे, फिर भी वे सब जमीन पर लेटकर कराह रहे थे। ईशान और राघव चौहान को मैदान में आते देख वे इतने डर गए कि जमीन पर पड़े रहे और मरने का नाटक करते रहे। जब वे तट पर पहुंचे तो ड्रैगन हंटर्स ग्रुप के लोग उनसे मिलने आए।
जब ईशान ने ब्लैक ड्रैगन वेव का इस्तेमाल किया तो जहाज पर मौजूद सभी लोगों ने बेस के ऊपर काले अग्नि ड्रैगन को देखा। उन्हें लगा कि बेस में कोई बड़ा युद्ध छिड़ गया है। वे सभी अपने कप्तान का समर्थन करने आए थे। किनारे पहुंचने पर ही उन्होंने देखा कि दोनों लोग सही सलामत बाहर आ गए हैं। यह एक समुद्री अड्डा था, लेकिन दोनों इतनी आसानी से अंदर गए और बाहर निकल आए जिससे ड्रैगन हंटर ग्रुप के सदस्य अवाक रह गए। जब वह नाव पर चढ़ने ही वाला था, राघव चौहान अचानक रुक गया, कुछ देर सोचा और अपनी तलवार निकाल ली। जैसे ही उसने अपनी तलवार खींची, एक धुंधली बैंगनी रोशनी का गोला अचानक उसकी तलवार से सीधे आकाश की ओर उठा। थोड़ी देर बाद अचानक आसमान में एक बड़ा जलता हुआ आग का गोला दिखाई दिया। बड़े आग के गोले का आकार बड़ा होता जा रहा था और बहुत तेज गति से G5 शाखा के आधार की ओर गिर रहा था। यह क्या है? ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू समूह के सदस्यों ने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा और उनके चेहरे पीले पड़ गए। ईशान ने भी यह देखा। वह नाविकों पर जोर से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। राघव चौहान को उठाने के लिए आगे बढ़ा और फिर वह नाव पर कूद गया और उनसे नाव चलाने का आग्रह करने लगा। अंकल, जब इतनी बड़ी क्षमता इस्तेमाल करने की सोचो तो पहले हमें बताओ, ठीक है? ईशान गुस्से से बोला। अरे सावधान, एक उल्कापिंड आ रहा है। राघव चौहान रोड। ईशान ने अपने हाथ ऊपर उठाए और लगभग चिल्लाते हुए कहा, पहले नहीं, बाद में नहीं। ईयान के निरंतर आग्रह के कारण ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू समूह की नाव शीघ्रता से द्वीप से दूर चली गई। जब उनका जहाज अभी अभी रवाना हुआ था तो बड़ी संख्या में मरीन सैनिक भी घबराकर G5 शाखा बेस से भाग निकले और बंदरगाह में अपने युद्धपोतों की ओर बेतहाशा दौड़ पड़े। उनमें से कुछ तो सीधे समुद्र में कूद भी गए। उन सभी ने आकाश में उल्कापिंड को देखा और अपने अड्डे की ओर दौड़ पड़े। जब उन्हें होश आया तो वे सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उसी समय ईशान और राघव चौहान के जाने के बाद वर्गों ने चीखना बंद कर दिया, अपने दांत पीस लिए और अपनी आखिरी ताकत के साथ उसने अपने बचे हुए हाथ का इस्तेमाल किया और अपनी जेब से एडेन डेन मुशी निकाली। यह वही व्यक्ति है जिसे यंग मास्टर ढूंढ रहा है। वेरगो बुदबुदाया और ढेर सारा खून थूका। मैं चाहता हूं कि तुम उसे यह संदेश भेजो कि डोफ्लेमिंगो को बताओ कि वह मेरा बदला लेगा। हालांकि जब उसने पहली बार डेन डेन मुशी को बाहर निकाला तो उसने अचानक देखा कि आसमान ज्यादा चमकीला हो गया है। उसने ऊपर देखा और आसमान में एक विशाल आग का गोला देखा जो उसकी जगह की ओर बढ़ रहा था। क्या बहुत देर हो गई है? वेरगो बुदबुदाया। अलविदा युवा गुरु। धमाका। राघव चौहान ने अपनी क्षमता से जो उल्कापिंड खींचा था उससे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, अभूतपूर्व प्रभाव के साथ, और G5 शाखा के आधार पर बमबारी हुई। इस उल्कापिंड का आकार वास्तव में इतना बड़ा नहीं था। जमीन पर गिरने के बाद इसका व्यास केवल 10 मीटर होने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि इतनी ऊंचाई से गिरने पर इस उल्कापिंड की विनाशकारी शक्ति काफी ज्यादा थी। जिस समय यह बेस से टकराया वह बिल्कुल किसी परमाणु बम जैसा था। उल्कापिंड के प्रभाव क्षेत्र में आने वाली इमारतें शक्तिशाली शॉक वेव से तुरंत नष्ट हो गईं। अशांत लहरें चारों दिशाओं में फैल गईं और जल्द ही पूरे बेस को कुचल डाला। कुल मिलाकर G5 शाखा का आधार चपटा हो गया। हवा में धूल का एक बड़ा गुबार भर गया है और द्वीप से एक छोटा मशरूम जैसा बादल उठ रहा है। ईशान और उसके जहाज पर मौजूद सभी लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए और काफी देर तक स्तब्ध रहे। आखिरकार सबको अपने कैप्टन की बात का मतलब समझ आ गया। ये अंधे अंकल असल में किसी एडमिरल जितनी ताकतवर हैं।
एक छोटे से उल्कापिंड ने पूरा बेस तबाह कर दिया है। इतनी बड़ी विनाशकारी शक्ति तो किसी राक्षस में ही दिखाई दे सकती है। और इसी वक्त ईशान को आखिरकार अपने और राघव चौहान के बीच की दूरी का एहसास हुआ। इतनी ताकत से वो किसी देश को आसानी से तबाह कर सकता है। अपनी काबिलियत से वो इतने शक्तिशाली उल्कापिंड को आसानी से बुला सकता है। हो सकता है कि ईशान भी एक समुद्री बेस को नष्ट कर दे, लेकिन फुजितोरा के तरीकों जितना आसान होना बिल्कुल असंभव है। अंकल, आपने ऐसा क्यों किया? होश में आने के बाद ईशान ने कुछ शंका के साथ राघव चौहान से पूछा। आपकी क्षमताएं अद्भुत हैं। राघव चौहान ने कहा, मैं बस आपकी लड़ाई के निशान छिपाने में आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। यह सुनकर ईशान फुजितोरा का इरादा समझ गया। उसे चिंता थी कि वर्गोस की मौत से मरीन उसकी पहचान के बारे में अटकलें लगाएंगे, इसलिए उसने उसके निशान छिपाने में उसकी मदद करने के बारे में सोचा। यद्यपि यह अच्छे इरादे से किया गया था, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा था, है ना? ईशान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ G5 बेस की ओर देखा। वह जानता था कि अगर वर्गों के बचने की कोई उम्मीद भी होती तो इस उल्कापिंड के बिना वह खत्म हो जाती। इसके अलावा राघव चौहान शायद कुछ भी छुपा न पाए। आखिरकार उस वक्त आसमान में दौड़ता हुआ काला अग्निअजगर कई मरीन सैनिकों ने देखा होगा। दरअसल ईशान को अब मरीन द्वारा पहचाने जाने का डर नहीं था। खुद को बचाने की थोड़ी शक्ति तो है ही। राघव चौहान काफी समय से अपने जहाज पर ही था। जब तक मरीन तीनों एडमिरल्स को नहीं भेज देते, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। अंकल, मरीन बेस को नष्ट करना बहुत बड़ा अपराध है। अब तो आपको सचमुच वांटेड किया जाएगा। ईशान ने राघव चौहान से कहा। मैं रात भर इसके बारे में सोचता रहा हूं। मैंने खुद को पहले ही तैयार कर लिया है। राघव चौहान मुस्कुराया। तो फिर मेरे समुद्री लुटेरों के ग्रुप में शामिल हो जाओ। ईशान मुस्कुराया और बोला, तुम अंधे हो। अगर मरीन तुम्हारा पीछा करें तो तुम बच नहीं पाओगे। और अब हम साथी बन गए हैं। राघव चौहान हंसते हुए बोला, जब हमारी शर्त पूरी हो जाएगी तब हम इस मामले पर बात करेंगे। यह सुनकर ईशान को भी समझ आ गया कि राघव चौहान थोड़ा ढीला पड़ गया है। उसकी बातों से पता चलता है कि वह उसके समुद्री लुटेरों के ग्रुप में शामिल होने के पहले जितना विरोध नहीं कर रहा था। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि ईशान ने अपनी असली ताकत दिखा दी है। यह सोचकर ईशान ने उससे और कुछ नहीं पूछा। सब कुछ उसकी मर्जी से हुआ। अगर राघव चौहान उस समय जाना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह अगर वह खुद रुकने का फैसला कर ले तो उसे मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो वापस ग्रामबर्ग द्वीप चलते हैं। ईशान ने नाव पर सवार लोगों की तरफ हाथ हिलाया। हाय हाय कैप्टन, चलो वापस चलते हैं। सबने जयकार की। पाल खींचे गए, पतवार लगाई गई, जहाज घूम गया और समुद्री हवा में द्वीप से दूर चला गया। देख, कुर्सी पर बैठे ईशान धूप सेंकते हुए अपना लेवल जांच रहे थे। इस अंतिम अवधि के दौरान ईशान ने बहुत सारी लड़ाइयों में भाग लिया है, जिसमें एओकिजी को घायल करना, फिर मरीन के एक रियर एडमिरल को उखाड़ फेंकना, फिर डोबरमन के हाथ को नष्ट करना और अब वेर्गो को मारना शामिल है। यह कहा जा सकता है कि वह कई मजबूत समुद्री आंकड़ों से लड़ रहा है। भावना हैनकॉक के साथ हुए मुकाबले से मिले अनुभव के अलावा ईशान को इन मुकाबलों में भी काफी अनुभव मिला है, खासकर वेर्गो को खत्म करने के बाद। उनका वर्तमान स्तर 18 तक पहुंच गया है और अगले स्तर तक पहुंचने में 20% से ज्यादा समय लग गया है। ऐसा लगता है कि सिस्टम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में विरोधियों को हराने की तुलना में उन्हें मारने से बहुत अधिक अनुभव मिलता है।
दरअसल जब उसने इस बारे में और सोचा तो यह बात तर्कसंगत लगी। जब तक प्रतिद्वंद्वी जिंदा है तब तक उसे भविष्य में उससे दोबारा लड़ने का मौका मिल सकता है, यानी वह उसी प्रतिद्वंद्वी से कुछ हद तक अनुभव हासिल कर सकता है। लेकिन अगर वह उन्हें मारना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि उसे ऐसे प्रतिद्वंद्वी से लड़ने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा और उससे मिलने वाला अनुभव तुरंत ईशान को मिल जाएगा। हालांकि वेर्गो को मारने के लिए ईशान वास्तव में थोड़ा नियंत्रण से बाहर था, लेकिन फिर भी उसे इसका पछतावा नहीं था। अगर वेर्गो एक सच्चा वाइस एडमिरल होता तो ईशान उसे मार ही नहीं सकता था। ईशान राघव चौहान की तरह वास्तव में एक ऐसा इंसान था जो अच्छाई और बुराई में साफ फर्क करता था। मरीन अब उसके दुश्मन जरूर थे, लेकिन ईशान को अब भी उन मरीन से कोई दुश्मनी नहीं है जो अपने न्याय को कायम रख सकते हैं। लेकिन वेर्गो वास्तव में डोनक्विजोट परिवार का सदस्य था जो मरीन में जासूस के रूप में काम करता था, और उसकी भागीदारी के कारण ही कई बच्चों का अपहरण किया गया था और उन्हें मानव शरीर वृद्धि कार्यक्रम पर प्रयोग के लिए सीजर के पास भेजा गया था। ईशान को नहीं पता कि वेर्गो की हत्या के बाद डोफ्लेमिंगो के साथ सीजर का सहयोग जारी रहेगा या नहीं, लेकिन कम से कम वेर्गो के बिना शायद अपहरित बच्चों की संख्या कम होगी। यान के अनुमान के अनुसार वर्गो की मृत्यु के कारण सीजर और डोफ्लेमिंगो के बीच सहयोग समाप्त नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से डोफ्लेमिंगो की कुछ योजनाओं को बाधित करेगा। डोफ्लेमिंगो के किरदार में ईशान ने अपने परिवार के एक सदस्य की हत्या करके बहुत बड़ा अपराध किया है। वह निश्चित रूप से उसके प्रति गहरी नफरत रखेगा। इस क्षण से उसके और डोफ्लेमिंगो के बीच का रिश्ता खराब हो गया है। यदि उन्हें शक्ति वर्गीकरण करना हो तो इयान के अनुसार शिचिबुकाई की शक्ति सामान्यतः मरीन वाइस एडमिरल्स की शक्ति से अधिक थी। टीएन हमेशा की तरह गोपाल को इसमें शामिल नहीं किया गया है तथा एडमिरल्स की शक्ति से थोड़ी कम थी। बेशक इस तरह का चयन बहुत सामान्य था। गोपाल जैसे कुछ लोग थे जो अभी भी वाइस एडमिरल के पद पर थे। जाहिर है वे इतनी आसानी से एडमिरल बन सकते थे, लेकिन वे ऐसा करने को तैयार नहीं थे। वे ढेर सारी परेशानियों से बचने के लिए अपने पद पर बने रहने को तैयार थे। इसी तरह ड्रैक्यूल मिहॉक भी था, जिसकी ताकत लाल बालों वाले योंको शरद के बराबर थी, लेकिन फिर भी उसे शिचिबुकाई के रूप में अपना पद पसंद था। ग्रेडिंग इतनी सटीक नहीं थी, जिसके कारण ईशान को इस बात को लेकर अनिश्चितता थी कि अगर वह डोफ्लेमिंगो का सामना करता है तो क्या होगा, लेकिन इसके बारे में सोचने पर वह निश्चित रूप से जानता था कि वह डोफ्लेमिंगो का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उस आदमी के पास न केवल एक जबरदस्त हकी है, इसके अलावा वह एक जागृत अवस्था में एक शैतान फल उपयोग करता था और उसकी ताकत औसत वाइस एडमिरल से कहीं बेहतर थी। वर्तमान में स्तर 18 पर उसे स्तर 20 तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। जब नया कार्ड स्लॉट खोला गया तो वह अपनी ताकत को थोड़ा और सुधार सकता है। इसके अलावा सिस्टम के अनुसार स्तर 20 तक पहुंचने के बाद पहली बार 5 सितारा लाल कार्ड को जगाने की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। दरअसल 4 से 5 स्टार वाले कार्ड में बदलाव के बाद की के कार्ड के सार में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। ईशान को उस कार्ड के अल्टीमेट ब्लैक ड्रैगन वेव का इस्तेमाल करने देने के अलावा उसकी विशेषता में सुधार केवल 48% तक बढ़ा, जो मूल 5 सितारा लाल कार्ड से 2 अंक कम था। ईशान को दिया गया बोनस गुण 4 सितारा कार्ड से केवल 10% ज्यादा था, जो ज्यादा नहीं था, लेकिन लाल कार्ड का असली फायदा यही नहीं था। 5 सितारा लाल कार्ड केवल अपनी जागृत अवस्था के कारण ही 4 सितारा कार्ड से बेहतर था। केवल उन्नत लाल कार्ड में ही जागृति कार्य हो सकता है। सिस्टम की शुरुआत के अनुसार हर 20 लेवल पर एक बार 5 सितारा लाल कार्ड जगाया जा सकता है और अलग अलग विशेषताएं बढ़ेंगी।
ईशान को ठीक से पता नहीं है कि यह कैसे होता है, लेकिन वह इस सुविधा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। स्तर की स्थिति को प्राथमिकता देते हुए ईशान ने जागृति क्रिया पर ध्यान देना बंद कर दिया। वह एक ज्यादा महत्वपूर्ण विषय, अपनी तलवारबाजी के बारे में सोचने लगा। बचपन से सीखी गई तलवारबाजी के कारण ईशान बहुत निराश था, क्योंकि वेर्गो के खिलाफ लड़ाई में उसने पाया कि तलवारबाजी में उसकी वर्तमान विशेषज्ञता का स्तर उसके प्रतिद्वंद्वी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। इतने शक्तिशाली और मजबूत हकी का सामना करते हुए इयान की तलवारबाजी विरोधियों की रक्षा पंक्ति को भेद नहीं पा रही थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे तलवार चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि ईशान के लिए अपनी तलवारबाजी छोड़ना नामुमकिन है।